हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के दिन की और दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां पर कूदने पर धरती हिलती है, और साथ ही एक ऐसा देश जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी, और ग्लोबल लिवरेबिलिटी जो 2021 का जो इंडेक्स आया है उसके बारे में बातें करेंगे। और साथ ही एलआईसी के जो नए चेयरमैन हैं उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया है उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज का दिन। आज का दिन है 12 जून, और 12 जून होता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो इस दिन को जो मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना, और साथ ही बाल श्रम को की जो वैश्विक स्थिति है उस पर सबका ध्यान केंद्रित करना व बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करना। तो आज का दिन क्या है? आज का दिन है 12 जून। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न करवाना, मजदूरी वगैरह कोई भी कार्य है। इसका जो मेन उद्देश्य वो क्या है? 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे उनसे किसी प्रकार को श्रम ना करवाया जाए, कोई कार्य न करवाया जाए, और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। और साथ ही विश्व के जो सभी लोग हैं उनका इस स्थिति पर, जो ये स्थिति है बाल श्रम की, इसकी तरफ उनका ध्यान अवगत कराया जाए। तो इस जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, इसकी शुरुआत की थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सन 2002 में। तो कब की थी इसकी जो शुरुआत इसकी हुई थी 2002 में। किसने की थी? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। तो क्या है आज 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम न करवाकर उन्हें शिक्षा की तरफ उनका ध्यान, उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए लोगों को जागरूक करना। और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां पर आदमी के कूदने पर वहां की जो जमीन है वो हिलती है। जी हाँ, जो कूदने पर जो जमीन होती है वो हिलती है, और वो जो ऐसी जगह है वो है भारत में ही। भारत के जो छत्तीसगढ़ राज्य के मेन पार्ट में एक ऐसी जगह है जहां पर कूदने पर धरती हिलती है। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका जो मानना है कि एक समय में वहां पर जो कोई पानी का, कोई जल का स्रोत रहा होगा, और अब जो ऊपर से अब पूरी तरह सूख गया है, लेकिन जमीन के अंदर वह पूरी तरह से, अभी वह जो जमीन है पूरी तरह दलदली है, जिसके कारण मतलब ऐसा होता है। ये वहाँ के लोगों का मानना है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ का उनका मानना है। और वैज्ञानिकों की बात करूं तो वैज्ञानिक इस जमीन के नीचे बोलते हैं कि इस जमीन के नीचे जो आंतरिक दबाव है और जो खाली जगह है वहां पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यह जगह दलदली और स्पंजी है, और जिसके कारण वह कूदने पर थोड़ी हिलती है। और वहां पर जो छत्तीसगढ़ प्रशासन है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रशासन है, उसका बोर्ड भी लगा हुआ है कि उस पर, जिस पर लिखा है कि ये एक अजूबा है और यहाँ पर धरती हिलती है, और आप भी कूद कर धरती को हिलाएं और जीवन का आनंद लें। तो ये अजब सी बात कहाँ पे है? ये भारत में ही है, भारत के छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में। कहाँ पे है? कूदने पर धरती का हिलना, ये कहाँ पे है? ये है छत्तीसगढ़ राज्य के मेन पार्ट में।
अंबिकापुर के उसमें आता है ये। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कूदने पर धरती हिलती है। और वहाँ के प्रशासन ने भी क्या लिखा है, मतलब जो वैज्ञानिकों का क्या मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के अंदर जो खाली जगह है वहां पर पानी भरा है। धरती के नीचे खाली जगह में पानी होने के कारण, मतलब कुछ भी कारण हो, चाहे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो बोलते हैं कि वहाँ पे पहले पानी था इसलिए जो सूख गया, ऊपर से अंदर से दलदली है इसलिए हिलती है, या फिर कुछ भी है जो वैज्ञानिक मानते हैं कुछ भी। लेकिन वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ जो राज्य का जो मेन पार्ट में जो जगह है वो कूदने पर वहाँ पे जो जमीन जो है वो हिलती है। और वहाँ पे जो पर्यटक है वो वहाँ पे जाते भी हैं और वहाँ पे इसके लिए मतलब उनको बड़ा आनंद लेते हैं और अपने जो धरती कूद कूद कर धरती को हिलाते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि अभी एक वो अभियान चलाया गया है कि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। तो ये जो अभियान है ये नीति आयोग ने चलाया है, और नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन की मदद से ये जो अभियान है ये देश के 112 जिलों में जो आकांक्षी जिले हैं, 112 जिले, उनमें ये इस अभियान की शुरुआत की गई है। और यह अभियान क्या है कि कोविड-19 के उन रोगियों की देखभाल के लिए, घरेलू देखभाल के लिए, जिनका प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है, जिनके जो बिल्कुल कम लक्षण हैं जिनमें, या फिर वे लक्षणहीन हैं। मतलब ये जो अभियान है ये शुरुआत की है इसकी उन रोगियों को उनके घर पे देखभाल करने के लिए जिनको कम लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिनमें लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो अधिकांश जो जिले हैं ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के ही हैं। और ये अभियान है जो ये एक पहल, जो विशेष पहल थी आकांक्षी जिला सहयोगी, उसी का ये एक हिस्सा है। और इसमें जो ये आकांक्षी जिला सहयोगी ये क्या है कि इसमें जो स्थानीय नेता होते हैं, जो स्वयं सेवक होते हैं और जो भी वहाँ का जो नागरिक होते हैं, वो जिला प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय समस्याओं का निवारण करते हैं। तो कौन सा अभी नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ कौन सा अभियान चलाया है, ये चलाया है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। किसने चलाया ये अभियान? नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन की मदद से। नीति आयोग ने इस अभियान को चलाया पीरामल फाउंडेशन की मदद से। इसमें क्या है कि इसमें कोविड-19 के रोगियों की घरेलू जो उनकी देखभाल है वो करनी है। और इसमें 20 लाख लोग हैं उनका कोविड केयर ये देगा इस अभियान में। और ये जो अभियान है, ये जो लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 8 जून 2021 को। लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 8 जून 2021 को। कितने जिले कवर होंगे? 112 आकांक्षी जिले। आकांक्षी जिले ये वे जिले हैं जिनमें बेसिक सुविधाएं काफी कम है, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पे जो पूरी जो सुविधा है वो वहाँ पे नहीं मिल सकती। इसलिए वे जो ये 112 आकांक्षी जिले हैं इनमें शुरुआत की गई। और ये अधिकांश जिले कहाँ के हैं? ये अधिकांश जिले हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। ये जो ज्यादातर जो 112 जिले हैं यहाँ के जिले हैं। और इसमें कितने लोगों का कोविड केयर होगा? लगभग 20 लाख लोगों का। 20 लाख लोगों का कोविड केयर इसमें होगा। और ये क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये किसने चलाया? नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन की मदद से। लॉन्च हुआ 8 जून 2021 को 112 आकांक्षी जिलों में, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के अधिकांश जिले, जिसमें 20 लाख लोगों की कोविड केयर होम केयर की सुविधा इसमें दी जाएगी। और जो ये आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है इसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था, और आकांक्षी जिलों में परिवर्तन के नाम से। तो जो ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम है ये कब लॉन्च हुआ था? जिसका ये भी जिसमें ये भाग है, जिसमें वो कब हुआ था आकांक्षी जिला कार्यक्रम? आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये हुआ था
जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरुआत हुआ था जनवरी 2018 में। और इसका जो और अब ये उस टाइम किसके नाम से जारी हुआ था? उस टाइम ये हुआ था आकांक्षी जिलों में परिवर्तन। उस टाइम जो इसका जो नाम था वो था आकांक्षी जिलों में परिवर्तन। उस समय इस नाम से ये जारी स्टार्ट हुआ था, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन। आकांक्षी जिलों में नहीं, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी जैसे क्रिप्टो करेंसी चली हुई है, आपको पता होगा, बिटकॉइन है, डॉग कॉइन है। तो इसको अभी किसी भी जो विश्व के किसी भी देश ने इसको कानूनी मान्यता नहीं दी थी। मतलब ये कि अभी ये किसी भी जो कानूनी जो लेन देन है उसमें उसका प्रयोग नहीं हो रहा था। लेकिन एक अमेरिकी देश एल साल्वाडोर ने अभी इस करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को, जो बिटकॉइन है, उसको कानूनी मान्यता दे दी है। उनकी संसद ने इसको, इस करेंसी को 62 की तुलना में 84 वोटों से इसको मंजूरी दे दी गई है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले, उन्होंने इसकी जानकारी मतलब ट्वीट के द्वारा दी। तो ये कौन सा देश है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है या कुछ? तो वो देश है अमेरिकी देश एल साल्वाडोर। कौन सा देश है? एल साल्वाडोर। इन्होंने 8 जून 2021 को क्या है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी। ठीक है, कितने इनके संसद में कितने वोट पड़े? 62 की तुलना में 84 वोटों से 62 की तुलना में 84 वोट इनको इसके पक्ष में मिले। 62 वोट थे जो इसके विपक्ष में थे। 84 वोटों से ये जो कानून है ये पास हो गया वहां के संसद में। और इसकी जो घोषणा किसने की, इसकी जो जानकारी वहां के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने दी। किसने जानकारी दी? उसके वहां के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने, इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। नायब बुकेले ने ट्वीट करके इसके विषय में जानकारी दी। ये जो अभी जो ये कानून वहां पे बना है, मतलब इसमें पास जो वोटिंग हुई है, ये इसको जो पूरी तरह अमल में आने में अभी 90 दिनों का समय लगेगा। और 90 दिन के बाद बिटकॉइन आधिकारिक रूप से, मतलब उसका कानूनी रूप से वहां पे लेन देन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप में मतलब ये पहला देश है विश्व का जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। वहां पे जो लोकल भी कोई भी लेन देन होगा वहां पे बिटकॉइन कानूनी रूप से उसके लेन देन किया जा सकेगा। बिटकॉइन करेंसी के रूप में उसको वहां पे चलेगी। क्रिप्टो करेंसी है जो पहली जो ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, ये ऐसा पहला देश है एल साल्वाडोर। ये अमेरिकी देश है। ये यहाँ पे 8 जून 2021 को क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का कानूनी मान्यता दे दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी हुआ है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 मतलब जीवित रहने की योग्यता का जो इंडेक्स है वो लॉन्च हुआ है, उसका सूची आई है अभी। तो ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इस जो ये यूनिट है, इसमें जो ये इंडेक्स जारी करती है, इसका जारी करने का उद्देश्य है कि कौन से दुनिया के कौन से शहर है, कौन से जगह हैं जहाँ पे जीवन जीने की योग्यता सबसे ज्यादा है। तो इस सूची में जो सबसे पहला नंबर आया है वो आया है न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड का। ऑकलैंड मतलब एक ऐसी जगह है जो जिसने कोविड-19 को विस्तार को नियंत्रित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण जो अपना कार्य है वो किया है। और उसके कारण ऑकलैंड को दुनिया में सबसे अच्छी जगह माना गया, सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह माना गया है रहने के लिए। तो किसने जारी की ये लिस्ट? कौन सी लिस्ट आई है? ये आई है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स
2021, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। तो ये क्या है, जीवित रहने का, जीवित रहने योग्य इंडेक्स। इसमें जो फर्स्ट पे आया है इस इंडेक्स में वो आया है ऑकलैंड। ऑकलैंड ये कहाँ पे है, ये है न्यूजीलैंड में। सेकंड में आया है जापान की एक वो, सेकंड में क्या है, सेकंड में है ओसाका सेकंड नंबर पे, जहाँ पे जीवित रहने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है जो रहने के लिए वो है जापान। और थर्ड पे आया है, थर्ड पे है एडिलेड, ये है ऑस्ट्रेलिया में। इस सूची में जो सबसे अच्छी जगह है जो रहने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए, जो जीवित रहने योग्य जो इंडेक्स है, इस सूची के जो टॉप 10 देश है उसमें लगभग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ही देश है। और अगर हम सबसे खराब की बात करें, ये तो हो गया सर्वश्रेष्ठ देश, ये है रहने के लिए सबसे अच्छी जगह, मतलब जीने के लिए सबसे अच्छी जगह है ये इस सूची के अनुसार। और अगर हम बात करें सबसे खराब जगह, सबसे खराब जगह, तो सबसे जो खराब जगह है उसकी उस सूची में जो पहला स्थान है, उस सूची का जो पहला स्थान है वो है स्थान है सीरिया की राजधानी दमिश्क। तो इस सूची में जो सबसे खराब जगह मानी गई रहने के लिए वो सीरिया की राजधानी दमिश्क को माना गया है, इसकी स्थिति सबसे खराब रही है। और दूसरे नंबर पर है लागोस जो कि नाइजीरिया में है, और तीसरा है पार्ट गोसे जो कि पापाया जो न्यू गोवेना में है। और इस जो टॉप 10 जो सबसे खराब जो रहने की जो सूची है उसमें हमारे पड़ोसी देशों के शहर भी हैं, ढाका और कराची, पाकिस्तान का कराची, ढाका बांग्लादेश, पाकिस्तान का कराची। तो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले हैं दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है, दमिश्क सीरिया। और सेकंड पे कौन सा है, सेकंड पे है लागोस जो कि है नाइजीरिया में, लागोस नाइजीरिया। ये सबसे खराब जगह हैं जिनकी सूची में जो रहने, जो यहाँ पे जीवित रहने के लिए जो सबसे खराब सूची है वो। और थर्ड पे क्या है, थर्ड पे पोर्ट गोसेव, पोर्ट गोसेव जो कि कहाँ पे है, जो कि है पापुआ न्यू गुएना, पापुआ न्यू गुएना। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 आया है और इसमें क्या है, ये जीवित रहने योग्य इंडेक्स है। जो सबसे अच्छी जगह है जो रहने के लिए वो है ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, सेकंड नंबर पे ओसाका जापान, और थर्ड है एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। सबसे खराब जगह में है पहले नंबर पे दमिश्क सीरिया, सेकंड पे लागोस नाइजीरिया, थर्ड पे पोर्ट गोसेव पापुआ न्यू गुएना में। और इसी सूची में जो ये सबसे खराब जगह है इसमें हमारे पड़ोसी देशों के दो शहर ढाका और कराची भी हैं, जहाँ पे जीवित रहने के लिए जो जीवित रहने योग्य जो जगह है, जो सबसे खराब जगह है इस सूची में ढाका और कराची भी है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि अभी LIC के जो चेयरमैन हैं MR कुमार, उनका अभी कार्यकाल बढ़ाया गया है। वो अभी इसी महीने जो जून का जो महीना, जून 2021, इसकी 30 जून को वे रिटायर हो रहे थे, लेकिन अभी उनका कार्यकाल 9 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो अब वो जो रिटायर होंगे तो वो होंगे अगले साल 13 मार्च 2022 को, 13 मार्च 2022 को वो रिटायर होंगे। तो उनको अब 9 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। और वे साथ ही क्या है कि LIC जो अपना एक IPO लॉन्च करने वाली है, तो शायद ये उसको देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो किसका कार्यकाल बढ़ा है अभी, MR कुमार, LIC के चेयरमैन, MR कुमार कौन है ये है चेयरमैन LIC। इनका कार्यकाल कितना बढ़ा है, 9 महीने कार्यकाल बढ़ाया गया। अब रिटायर कब होंगे, अब होंगे 13 मार्च 2022 को। अब ये रिटायर होंगे 13 मार्च 2022 को, ये रिटायर होंगे 62 साल की उम्र होने के बाद।
ये मतलब अभी जो सरकार ने एक नियम बनाया था कि जितनी बीमा कंपनी है उनके जो चेयरमैन की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 62 साल सरकार ने कर दी गई है। तो उसी को देखते हुए इनका टाइम भी बढ़ गया है। तो ये भी 62 साल की उम्र तक जो 13 मार्च 2022 को इनकी हो रही है उस टाइम तक ये इस पद पर बने रहेंगे। मतलब इनका जो एक्सटेंशन है वो 9 महीने का मिल गया है। और ये हैं जो M.R. कुमार हैं, ये सीधे पहले जोनल मैनेजर थे और जोनल मैनेजर से सीधे ये चेयरमैन बनाए गए थे। ये ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी आदमी जोनल मैनेजर से सीधा चेयरमैन बनाओ, क्योंकि इससे पहले MD चेयरमैन बन सकते थे, लेकिन ये पहले ऐसे आदमी थे जिनको चेयरमैन सीधे जोनल मैनेजर से बनाया गया। लेकिन अभी जो अप्रैल था इसी साल अप्रैल में सरकार ने फिर से नियम बदले हैं। अब फिर से किसी बीमा कंपनी में MD ही चेयरमैन बनेंगे, कोई जोनल मैनेजर डायरेक्ट चेयरमैन नहीं बनेगा। और ये भी आपको पता होगा कि LIC अपना IPO लेके आया है, जो देश का सबसे बड़ा IPO होगा, लॉन्च करने जा रहा है। कितना? देश का सबसे बड़ा IPO। सबसे बड़ा लॉन्च करने जा रहा है LIC। सबसे बड़ा IPO LIC लॉन्च करने जा रहा है। LIC जिसका जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या है इसका मतलब? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब एक सार्वजनिक क्षेत्र में अपने जो शेयर होते हैं। IPO का जो मतलब होता है वो क्या है कि जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर का जो पहली बार जनता के सामने लेके आती है उसे हम क्या बोलते हैं? IPO। जब कोई कंपनी अपने जो सामान्य जो उनके स्टॉक होते हैं, शेयर होते हैं, उनको पब्लिक के सामने लेके आते हैं उसको IPO बोलते हैं। तो क्या है, LIC जल्दी अपना देश का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करने जा रहा है। तो LIC देश की वैसे भी सबसे बड़ी जो ये बीमा कंपनी है और इनके जो चेयरमैन M.R. कुमार, इनका कार्यकाल 9 महीने बढ़ाया गया है। अब ये रिटायर होंगे 13 मार्च 2022 को। ये पहले ऐसे इनके वो चेयरमैन है जो डायरेक्ट जोनल मैनेजर से डायरेक्ट चेयरमैन बनाए गए थे। मतलब ये MD नहीं थे, ये सीधे जोनल मैनेजर से चेयरमैन बनाए गए थे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट है कि अभी जो खेल मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने एक E-बुक लॉन्च की है जिसमें 20 औषधीय जो पौधे हैं, जो कोविड-19 अभी महामारी चली हुई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि काफी जो हमारे जो औषधीय जो पौधे थे उनकी मदद से इसमें कंट्रोल करने में काफी जो फायदा हुआ है। जैसे लोगों ने उनका काढ़ा वगैरह बना के पिया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो खेल मंत्री किरण रिजिजू, जो कि आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने एक E-बुक लॉन्च की है जिसमें 20 औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी है। तो किसने लॉन्च की? ये लॉन्च की है 20 औषधीय पौधों की E-बुक किसने लॉन्च की? ये लॉन्च की खेल मंत्री और साथ ही आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री। ये आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री भी हैं। किसने? कौन है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया है? 8 जून 2021 को। 8 जून 2021 को लॉन्च किया है, जिसमें 20 औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि बीमारी से जो हमारी इम्यूनिटी जो पावर उसको बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं और साथ ही जो ये कोविड-19 को कंट्रोल करने में भी काफी जो सहायक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और इसमें जो ये E-बुक है इसमें एक चीज और भी बताई गई है कि ये जो पौधे हैं ये खांसी जुकाम बुखार, शरीर में जो दर्द है, जो भी जो कमजोरी है उसको ठीक करने में काफी सहायक हैं। तो ये जो E-बुक है ये काफी, अगर देखा जाए तो बीमारी से बचने के लिए, कोविड-19 जो बीमारी से बचने के लिए काफी लाभदायक हो सकती है। तो चलिए आज का इतना ही है। कल आपके लिए कुछ नई जानकारियां लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू से। और चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जरूर करें। थैंक यू।